did not think, can I do it? Obviously he can't do it. But he said, I will not stop because I can't do it. If it needs to be done, I will jump in. And other young people came in. Now the next question. According to the Constitution, which right cannot be suspended even during emergency? संविधान के अनुसार कौन सा अधिकार आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार ये सही आंसर है. राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इट इज आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इस सत्र का ये जो भोजनोपरांत सत्र है उसका जो विषय है वो बहिष्करण की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ एक्सक्लूजन, द क्वेश्चन ऑफ कम्युनल क्वेश्चन, जेंडर क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन ऑफ कास्ट. अभी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ की एक रिपोर्ट आई है, उसका छोटा सा पार्ट आपके सामने रखता हूँ मैं. उसमें आया कि महाराष्ट्र में जो पॉपुलेशन, जो माइनॉरिटीज़ का जो पॉपुलेशन है, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का, वो 10.6 है, 10.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. लेकिन जेल के अंदर में जो मुस्लिम्स का जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन बताया जा रहा है 32.4 ऑफ द टोटल प्रिजनर्स. 65% of the prisoners are between 18 to 30 years. What this particular data says, ये कैरियर बनाने का टाइम है. हम कहते हैं कि नौजवान जो है देश का भविष्य होता है. तो बहरहाल जब देश का भविष्य है तो वो अपने सोसाइटी का भी भविष्य होगा, वो अपने घर का भी भविष्य होगा, अपने कम्युनिटी का भी भविष्य होगा. उस भविष्य को जेल में डाल दिया जा रहा है. किसी को 10 आमिर का एक क्विंटल, आपको बहुत सारे न्यूज़ में भी आ रहा है कि 13 साल के बाद एक नौजवान की 13 साल उसकी ज़िंदगी को जेल के सलाखों में ही कर दिया गया. अब वो बाहर आया है और कहा जा रहा है कि भाई इस पर कोई केस नहीं था, नथिंग इज देयर. आज मैं देख रहा था, प्रशांत भूषण का स्टेटमेंट देख रहा था कि आखिर ये क्विंटल जिन लोगों का होता है वो कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं, वो पुलिस पर केस क्यों नहीं हो रहा है. तो उसमें जो प्रशांत भूषण का मैं वर्डिंग जब पढ़ रहा था उसमें हो रहा था कि भाई ये केसेस जो हैं वो 15 साल 20 साल के बाद डिसाइड होता है. वो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट जाएगा. तो भाई 15 साल तो जेल में बिता दिया, 15 साल तक फिर वो इंसाफ की गुहार लगाए, फिर कोर्ट में दौड़े, ये बहुत मुश्किल है. और मानवाधिकार क्या है? वो अधिकार है जो बच्चे के माँ के कोख में पैदा होने से शुरू हो जाते हैं और कोई भी उन्हें दे नहीं सकता उन्हें, और ना कोई छीन सकता है. और ये अधिकार हर कास्ट, हर क्रीड, हर एज, हर रेस, हर तबके के इंसान के लिए है. लेकिन मुझे लगता था जितना टेक्स्ट बुक में पढ़ा है उतना ही है. लेकिन जब मैं सच में मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब मैंने उनको देखा और उनके साथ होते देखा तो मुझे पता चला कि कुछ भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखा गया, और जो लिखा गया है उससे भी ज़्यादा, जो रियलिटी उससे भी ज़्यादा खतरनाक, भयंकर और गंभीर है. मुझे लगता है हम औरतें, ये जो जिसको हम शी बोल रहे हैं, यहाँ पे गर्ल्स भी बैठी हैं, हम लोगों ने कभी दंगे नहीं किए, हम लोगों ने कभी झगड़े नहीं किए, हम लोगों ने कभी घर नहीं जलाए. हमने किसी आदमी को, जिसको हमें तो बेवा कह दिया जाता है, अब इनको क्या कहूँगी, बिदुर, हाँ है ना, नहीं किया. हमने कुछ नहीं किया. लेकिन समाज में कभी भी कुछ भी होगा उस सब का खमियाजा हम भुगतेंगे. अगर कोई दंगा हुआ और दंगे में मेरा घर जला तो मुझे भुगतना पड़ा, मेरा बच्चा मरा तो मुझे भुगतना पड़ा. और फिर एक मर्दानगी और दिखाई जाती है, किसी भी मज़हब के लोग क्यों ना हो, उस मज़हब की, दूसरे मज़हब की औरत की बेइज्जती करके, उसके साथ रेप करके, सरेआम उसके साथ एक नहीं बहुत लोग रेप करते हैं सड़कों पे पटक कर. तो वो खमियाजा हम सबको भुगतना पड़ता है. हम किसके कहने पे, मैं औरत होने के नाते ये फक्र से कहूँगी इन सारी माओं की तरफ से कि कभी भी किसी माँ ने अपने बच्चे को ये नहीं कहा होगा कि तुम अपने पड़ोसी पे पत्थर फेंकना या किसी को कत्ल कर देना, मार देना. हाँ, अगर इस देश पे कहीं आँच आए तो तुम हथियार उठा लेना और इसकी हिफाजत करना. ये जरूर हमने पैगाम दिया होगा. I lost my eyesight around when I was 12. Before that, my life was something like a normal student, but after that, like it changes, or
like I feel excluded from the society after that. I don't know what are the reasons, but I feel, but due to like my family support or my friends support, I again able to get up and I'm now chasing my aims, what I want to achieve. कि हमको नजर नहीं नजरिए की आवश्यकता है और आप सभी लोगों को दृष्टि की नहीं दृष्टिकोण की आवश्यकता है प्रॉपर। जैसे कि आप कोई चीज कर सकते हो, मैं वो सब चीजें कर सकता हूँ। छोटा सा आपको ब्रीफ कर दूं अगर, तो आप जो कुछ भी चीजें नॉर्मली कर सकते हो, मैं वो भी सब चीजें एक्सेस कर सकता हूँ। चाहे आप ईमेल की बात कर लें, फेसबुक की बात कर लें, ट्विटर की बात कर लें, आईफोन्स की बात कर लें, म्यूजिक सुनने की बात कर लें, घूमने की बात कर लें, एनीथिंग दैट यू कैन डू, वो सब चीजें मैं कर सकता हूँ। डिसेबिलिटी से कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि वो आदमी जैसे आप उसका अंग विशेष काम करना बंद कर देता है, वो दूसरे अंगों से काम लेना शुरू कर देता है। लेकिन हैंडीकैपिंग कंडीशन से बिगड़ता है। आप अगर मुझे यहां आने ही नहीं दोगे तो मैं आपकी बात रखूंगा कैसे? आप अगर मुझे पढ़ने के लिए स्कूल में ही नहीं भेजोगे तो मैं पढ़ूंगा कैसे? यही बात है हैंडीकैपिंग की, जो समाज लादता है। क्योंकि 99 के अंदर हमारे इलाके की बहुत ही बढ़िया ज़मीन जो स्टेट हाईवेज पे थी या उनकी नदियों किनारे थी, सुंदर पहाड़ों के तलहटी में थी, उस ज़मीन को इनकम टैक्स पेईज बड़े उद्योगपतियों ने 1999 में फ्री ऑफ कॉस्ट अपने नाम अलॉट करवाया। उस दिन से हमारा सीधा संघर्ष उनसे आज तक चल रहा है और ग्राम सभाओं में प्रस्ताव पारित करने लगे। तब खनन माफियाओं को ये लगा कोई समतल सा इलाका देखे, खनन के अलावा हमारी इंडस्ट्री को वहां एस्टेब्लिश करें। तो मेरे गांव के बीच में करीब 14 किलोमीटर के एरिया को आइडेंटिफाई किया गया कि यहाँ 2000 से ज़्यादा क्रैशिंग और स्टोन इंडस्ट्री इसमें लगाई जाए। तब ग्राम सभा में सरकार के तमाम विरोध के बावजूद महिलाओं को इसमें दाद देना चाहूँगा कि जेल जाने में भी पिछले साल महिलाएं 70 प्लस की दलित महिलाएं, वो बेचारी 10-10 जेल में रही। कौन सी? CRPC 151। लेकिन अब उनकी लैंग्वेज उस गठजोड़ की ये है कि नीमका थाना में इस कारोबार को चलने के लिए या तो ये लोग जेल में रहें या इसको इन लोगों को दुनिया से हटाया जाए। ये अब उनकी रणनीति का एक अहम हिस्सा है। दोस्तों, हमारा जो देश है उस देश के कुछ प्रतीक हैं और कुछ शर्त है कि ये प्रतीक और ये शर्तें अगर पूरी होंगी तो इसको हम देश मानेंगे। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त है देश होने की कि हम अपने देश के भीतर अपने नागरिकों के ऊपर अपनी फौज इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारी जो सेना है उस सेना का निर्माण शत्रु देश से हमारे देश को बचाने के लिए किया गया है। अगर एक देश के भीतर नागरिकों का एक समूह नागरिकों के दूसरे समूह के ऊपर अपनी सेना को चढ़ाई करने भेज दे तो क्या वो एक देश है? या वो विभिन्न देश हैं? या वो देश के टूटने का रास्ता है? अब हमारे देश में हमारे जो आदिवासी हैं या जो सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनके खिलाफ, उनके जमीनों को छीनने के लिए, उनकी नदियों, पहाड़ों, जंगलों को छीनने के लिए हमारी सेना अगर उन पर चढ़ाई कर रही है और वो हमारी सेना को मार रहे हैं तो हम उनको क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? आतंकवादी और शत्रु मानेंगे और उनसे लड़ेंगे। हम अपने देशवासियों से लड़ेंगे। आप लड़ेंगे, यही आपका विकास है, इसी में आपका विकास है। आप लड़े बिना विकास कर ही नहीं सकते। आपको सेना चाहिए इस विकास को आगे बढ़ाने के लिए।
और जिसके ऊपर आप हमला कर रहे हैं वो आपकी सेना से लड़ेगा, उसके पास भी चारा नहीं है, नहीं तो वो मर जाएगा। आपका ये विकास सिर्फ सेना के बल पर चल सकता है। ये एक हिंसक विकास है, ये हिंसक व्यवस्था है, ये हिंसक तरीका है। आपका विकास बिल्कुल भी नॉन वायलेंट नहीं है। आप इसको सेना के बिना चला ही नहीं सकते, एक दिन एक मिनट नहीं चला सकते, और आप अपने ही देशवासियों को मारेंगे। महात्मा गांधी ने इसको शैतानी व्यवस्था कहा था, शैतानी विकास कहा था। हिंद स्वराज पढ़िएगा। उन्होंने कहा था कि अगर ये अंग्रेजों का विकास का मॉडल हिंदुस्तान ने अपनाया तो हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इसमें दूसरे की मेहनत और दूसरे के संसाधनों के दम पर ही विकास हो सकता है। अंग्रेज सारी दुनिया में लोगों के संसाधन छीनने के लिए दुनिया पर कब्जा करते थे और उसके लिए सेना रखते थे। किसी ने कहा था कि अंग्रेजों के राज में सूरज नहीं डूबता, एक अंग्रेज ने कहा था, और यह भी सच है कि अंग्रेजों के राज में कभी खून नहीं सूखता। लगातार आपको मारना पड़ेगा। अंग्रेज दूसरे देशों पर कब्जा करते थे, दूसरे लोगों को अपनी फौज रखकर मारते थे। आजाद होने के बाद अगर हिंदुस्तान ने अंग्रेजी विकास के मॉडल को अपनाया तो हम किसे मारेंगे, हम किसके संसाधन छीनेंगे? हम अपने ही आदिवासियों के, अपने ही किसानों के, अपने ही गांव के संसाधन छीनेंगे, और हमारे दुश्मन यही आदिवासी, यही किसान, यही गांव हो जाएंगे। सरकार ने करीब 5000 गुंडों को इकट्ठा किया और उनको सरकारी राइफलें दी और कहा कि तुम आज से स्पेशल पुलिस ऑफिसर हो, और उनके साथ फिर उन्होंने असली की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस सीआरपीएफ वगैरह को साथ में जोड़ा, और ये 10,000 लोगों का हुजूम जा करके गांव पर हमला करता था और लोगों को पकड़ करके सड़क के किनारे ला करके टेम्परेरी शेड्स में रखने की कोशिश करता था। और बाकी लोग जो भागते थे बचने के लिए, क्योंकि वो आदिवासी बहुत सीधे लोग हैं जिनको हमारे प्राइम मिनिस्टर आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हैं। तो जब उनके 10,000 लोग हथियार लेकर उनकी तरफ दौड़ते थे तो वो बेचारे डर जाते थे और जंगल की तरफ भागते थे। तो भागते हुए लोगों पर गोली चलाई जाती थी, उनको मार डाला जाता था। ये बच्चा है जिसका हाथ सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन ने तलवारों से काट दिया था। इसकी माँ को सिर में चाकू मार के मार दिया, इसके नाना को मार दिया, इसकी नानी को मार दिया, इसकी 8 साल की मौसी को मार दिया, और इसके गांव में 16 लोगों को मार दिया। ये केस हम सुप्रीम कोर्ट में ले गए। जितने मेरे साथ 15 और पेटिशनर्स हैं, वो 15 पेटिशनर्स को गायब कर दिया पुलिस ने। वो आज तक गायब है, मैं अकेला बचा हुआ हूं। इस लड़ाई में हम एक पार्टी हैं, हम ये युद्ध लड़ रहे हैं, हम किसी ना किसी तरफ हैं, चाहे जानकर हैं या बिना जाने हैं, और हमें ये कहना पड़ेगा कि हम इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे, और कम से कम हम गलत तरफ नहीं होंगे, हम मारने वालों की तरफ नहीं होंगे। और जब अगर हम युद्ध को नहीं रोकेंगे, इसमें से अपनी असहमति व्यक्त नहीं करेंगे, अपने को डिसएसोसिएट नहीं करेंगे, तब ये युद्ध एक दिन आप तक जरूर पहुंचेगा। जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं।
सही ढंग से इसको समझकर खड़े नहीं होते हैं सही के खिलाफ, तो आपका कोई भविष्य नहीं है, आपके बच्चों के लिए कोई भविष्य नहीं है। ये जो लालची लोगों का, ताकतवर लोगों का समूह जिसने सरकारों पर कब्जा कर लिया है, वो आपकी इस पूरी पृथ्वी को नष्ट करने पर आमादा है, वो आपको युद्ध में झोंकने पर आमादा है, वो आपके सारे संसाधनों को लूट कर पर्यावरण को नष्ट कर देने पर आमादा है। वो पागल हो गए हैं, वो जानवर बन गए हैं। आपको इस सब को रोकना पड़ेगा, इस सब को समझना पड़ेगा, इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। आपके पास वक्त बहुत कम है, क्योंकि वो बहुत तेजी से आपके सारी चीजों पर कब्जा करते जा रहे हैं। वो आपकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, वो आपकी सरकारों पर कब्जा कर रहे हैं, वो आपकी पुलिस पर सब कब्जा कर रहे हैं, वो आपकी फौज पर कब्जा कर रहे हैं, वो आपकी अदालतों पर कब्जा कर रहे हैं, वो आपकी मीडिया पर कब्जा कर रहे हैं। आपके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। It is the duty of every one of you to work towards a just and equitable society, because that's the only way we can survive. It's not some high moral goal that I'm putting before you. If we have to survive, if we have to survive as communities, if we have to survive as a nation, if we have to survive as healthy communities, then we need to work for justice. Everybody needs to work for justice. It's not only lawyers who need to work for justice, or school teachers who need to work for justice. Everybody. If you're working in a company, if you're working in a firm, if you're an engineer, if you're a scientist, if you're a farmer, you need to be working for justice. If you're a housewife, you need to work for justice. It is for us to say, I will stand up to be counted. I hope all you people have a backbone and a spine, and you have the anger in you to be able to stand up and say, we will not allow democracy to be destroyed. Thank you.